नमस्कार बच्चों, मैं नवनीत सिंह, डॉक्टर देवेंद्र पाल सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज बिलारी से आज हम आपके समक्ष कक्षा 9 में विज्ञान विषय के अंतर्गत भौतिक विज्ञान का अध्याय 10 गुरुत्वाकर्षण लेकर आए हैं। आशा करते हैं कि सभी बच्चे इस अध्याय को ध्यान से देखेंगे और हम देखते हैं इस अध्याय के बारे में। इस अध्याय का नाम है गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटेशन। इसे क्या कहते हैं हम? गुरुत्वाकर्षण। जैसा इसका नाम है बच्चों गुरुत्वाकर्षण, ये गुरुत्वाकर्षण दो शब्दों से मिलकर बना है, गुरुत्व प्लस आकर्षण। गुरुत्व प्लस आकर्षण। अब यहां बेटा दो चीज आई हमारे पास, एक तो गुरुत्व और एक आकर्षण। गुरुत्व क्या है? गुरुत्व वह बल है जो पृथ्वी किसी पर आरोपित करती है, यानी पृथ्वी अगर किसी पर बल लगाती है वो क्या है हमारा? एक गुरुत्व है। वो आकर्षण मतलब होता है अपनी ओर खींचना। ये गुरुत्वाकर्षण क्या हुआ? एक तरह से हम बोले तो पृथ्वी द्वारा किसी को अपनी ओर आकर्षित करना ही हमारा क्या है? गुरुत्वाकर्षण है। यानी पृथ्वी द्वारा किसी भी पिंड को, किसी निकाय को अपनी ओर खींचना ही गुरुत्वाकर्षण है। अब इस गुरुत्वाकर्षण से संबंधित न्यूटन ने एक नियम दिया था जिसे कहते हैं हम न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम। इस नियम में न्यूटन ने क्या किया था कि न्यूटन ने किन्हीं दो पिंडों को माना। एक पिंड ये था, दूसरा पिंड इसने और माना, ये हो गया। इसका द्रव्यमान मान लिया m1 और इसका मान लिया m2। इनके जब कोई दो पिंड है तो उनके बीच में कोई दूरी भी होगी। सपोज करो यहाँ r से भी मान सकते हैं या d से भी मान सकते हैं। हमने d माना। तब न्यूटन ने क्या कहा था? न्यूटन ने कहा था कि इनके बीच लगने वाला बल, यानी इनके बीच एक बल कार्य करेगा और वो इन पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होगा। यानी जितना इनका द्रव्यमान ज्यादा होगा उतना ही इस बल का मान ज्यादा होगा। दूसरा, न्यूटन ने बताया कि ये बल इनके बीच की जो दूरी है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। इन दूरी जितनी ज्यादा होगी बल उतना ही कम होगा। इन दोनों संबंधों को ही हम न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम कहते हैं। और इन संबंधों को हम मिलाएं तो हो जाता है हमारा F समानुपाती m1 m2 अपॉन d स्क्वायर। जब आप समानुपाती हटाते हैं कहीं से तब क्या करते हैं? कोई कांस्टेंट लगाते हैं और वो कांस्टेंट है यहाँ पर g, कैपिटल G, यानी F इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा G m1 m2 अपॉन d स्क्वायर। इस G का नाम है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। इसका नाम क्या है? सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। ये बल हो गया, ये दोनों पिंडों के द्रव्यमान हो गए, ये बीच की दूरी d हो गई। यहाँ इस G की वैल्यू भी होती है, इस G की वैल्यू होती है हमारी G इज इक्वल टू 6.67 गुणा 10 की घात -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे किलोग्राम स्क्वायर। यानी ये तो इसकी वैल्यू हो गई और ये इसका हो गया यूनिट। यानी इसका यूनिट जो आया हमारा क्या आया कि न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे किलोग्राम स्क्वायर। इसके बाद देखते हैं हम बच्चों, अब हम बच्चों देखते हैं आगे केपलर के ग्रहों की गति के नियम। वैसे तो ग्रहों की गति, ग्रहों की जानकारी, इसकी गणना काफी लंबे समय से होती रही है। प्राचीन काल में हमारे ऋषि मुनि उन्होंने भी इसके बारे में काफी गणनाएं की, लेकिन इसकी जो साइंटिफिक जो नियम थे वो केपलर ने दिए। केपलर ने इसके से संबंधित 3 नियम दिए। पहला नियम दिया था केपलर ने कि जो प्रत्येक ग्रह है वो कहाँ दीर्घवृत्तीय कक्षा में चक्कर लगाता है।
यानी ग्रह कहाँ पर लगाता है हमारा? दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में, और इस कक्षा के एक फोकस पर सूर्य उपस्थित रहता है। यानी प्रत्येक ग्रह इस दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है और सूर्य इस कक्षा के एक फोकस पर स्थित रहता है। यह था उनका पहला नियम। दूसरा नियम दिया उन्होंने कि प्रत्येक ग्रह की क्षेत्रीय चाल नियत होती है। यानी ग्रह जब इस कक्षा में चलता है तो उसकी जो चाल है वो सदैव नियत रहती है। नियत का मतलब यानी समान समय में वो समान क्षेत्रफल तय करता है। तीसरा नियम दिया था केपलर ने कि जो प्रत्येक ग्रह है उसके परिक्रमण काल का जो समय है, इसे जो चक्कर लगाने में एक चक्कर लगाने में जो समय लगता है उसे हम परिक्रमण काल वो कहते हैं। अब परिक्रमण काल का जो समय है वो इससे औसत दूरी, ग्रह की सूर्य से औसत दूरी की तृतीय घात के समानुपाती होता है। क्या कहता है ये? यानी परिक्रमण काल का वर्ग, ये रहा सूर्य से औसत दूरी, मान लो हमने r मान ली या d मान लें, तो ये समानुपाती होता है इसकी r की घात 3 के, या हम d भी लिख सकते हैं d की घात 3। तो हमने औसत दूरी क्यों ली है? क्योंकि जो हमारा ग्रह है उसकी सूर्य से कक्षा में कहीं भिन्न भिन्न स्थानों पर दूरी भिन्न भिन्न होती है, इसलिए हम दूरियों को क्या निकालते हैं? औसत निकालते हैं। या इसे हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि t²/r³ बराबर कांस्टेंट। यानी इसका जो अनुपात है वो कैसा रहता है? हमारा सदैव नियत रहता है। तो इस प्रकार ये होते हैं हमारे केपलर के ग्रहों की गति के 3 नियम। इसके बाद आता है हमारा कि न्यूटन का व्युत्क्रम वर्ग नियम। न्यूटन का व्युत्क्रम वर्ग नियम। अब न्यूटन ने क्या किया था कि जो केपलर के ग्रहों की गति थी का नियम थे, इस तीसरे नियम के से लेकर एक नियम की व्युत्पत्ति की जो न्यूटन का व्युत्क्रम वर्ग नियम कहलाया। यानी इस तीसरे नियम को यूज करके उसने नियम दिया। आप सभी जानते हो, मान लो एक ग्रह है ये, अगर इसका वेग v हो, इसकी कक्षा में जो त्रिज्या है वो r हो, कितनी हो? मान लो r है इसकी जो औसत दूरी है, तब इस कक्षा में जब घूमेगा तो इस पर एक बल कार्य करता है, जैसे कहते हैं हम अभिकेंद्र बल। तो वो होता है F बराबर हमारा mv²/r। अगर हम m कांस्टेंट कर दें इस ग्रह का तो हो जाएगा हमारा F समानुपाती v²/r। अब ये जानते हैं भाई F समानुपाती हो गया v²/r। इसे हम अगर नाम रख दें समीकरण 1। इसके बाद हम जानते हैं अगर इसका परिक्रमण काल t हो तो b बराबर हो जाएगा हमारा (2πr/t). b बराबर कितना हो जाएगा हमारा? भाई चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, तो b बराबर हो गया 2πr/t। या अगर इसका हम कह सकते हैं यहां से कि b समानुपाती होगा हमारा r/t के। या अगर हम इसका वर्ग करें तो हम कह सकते हैं कि b² समानुपाती होगा r² के। अगर हम इसे लाते हैं इधर, हम कह सकते हैं कि b² समानुपाती होगा हमारा r²/t²। हम 1/r से नीचे गुणा करी, r से नीचे गुणा करी और r से ही ऊपर, यानी r से गुणा और r से भाग, तो ऊपर हो जाएगा r की घात 3/t²। हम ये जानते हैं बेटा तीसरे नियम के अनुसार, कहां से? थर्ड लॉ के अनुसार तीसरा नियम ये कहता है केपलर का कि t² और r³ का जो अनुपात है वो हमेशा नियत रहता है, कांस्टेंट।
ये ऊपर भी जा सकते हैं, हम नीचे भी ला सकते हैं, क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू है हमारी। अब ये इसका मान जो हमारा नियत था, तो हम क्या करेंगे, इसकी जगह नियतांक लगा दें। तो हम यहां से कह सकते हैं कि बी स्क्वायर समानुपाती होगा 1/r के। इसे बनाते हैं हम समीकरण नंबर 2। अब 1 और 2 की बात करें हम, कहां से, 1/2 से। 1 हमारी ये रही, 2 ये रही। अगर बी स्क्वायर की जगह रख दें हम इसमें 1/r, तो यहां से क्या हो जाएगा हमारा, f समानुपाती हो जाएगा हमारा बी स्क्वायर की जगह 1/r। 1r पहले से ही है, तो f समानुपाती हो जाएगा 1/r स्क्वायर। ये जो संबंध है, ये संबंध ही न्यूटन का व्युत्क्रम वर्ग नियम कहलाता है। हमारा अगला टॉपिक है कि गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का महत्व। हमारा जो गुरुत्वाकर्षण का नियम है, उसका महत्व क्या है हमारे जीवन में। सबसे पहला महत्व ये है कि हमें पृथ्वी से बांधे रखने वाला बल मिलता है हमें इससे। यानी गुरुत्वाकर्षण की बजाय जो हम पृथ्वी पर आसानी से चल रहे हैं, रुके हुए हैं, अन्यथा अगर गुरुत्वाकर्षण बल बहुत कम हो जाए तो क्या होगा, तो पृथ्वी और हमारे सतह के बीच में घर्षण बहुत कम हो जाएगा। और दूसरा, जब गुरुत्वाकर्षण बल अगर ना रहे, तो अगर हमने किसी को ऊपर उछाल दिया तो वो हमेशा के लिए ऊपर उछलता ही चला जाएगा। क्यों? क्योंकि उसे कोई खींच तो रहा नहीं अपने पास। हमारा एरोप्लेन उड़ा लैंड करने के लिए, क्यों कर रहा है, क्योंकि स्पीड कम करी, पृथ्वी ने उसे खींचा अपनी ओर, तब उसने लैंडिंग की। हम एक बार उसे अगर उड़ा देते तो उड़ने के बाद वो उड़ता ही रहता, कभी भी वो लैंड ही नहीं करता। हम चल रहे हैं, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, इन सब के लिए क्या है, यानी पृथ्वी से हमें जो भी हमारी यहाँ गैसें हैं, अब गैसें हैं हमारी, जैसे ऑक्सीजन है हमारी या अन्य गैसें हैं, अगर ये गुरुत्वाकर्षण बल ना होता तो ये गैसें अपने पलायन वेग के कारण बाहर चली, क्योंकि इनके लिए पलायन वेग का मान बहुत कम हो जाता। जो पलायन वेग है वो बहुत कम हो जाता, जिसके कारण ये गैसें पृथ्वी का वायुमंडल छोड़कर निकल जाती और हमें सांस भी नहीं मिलती। इसलिए सबसे पहला क्या है कि ये हमें पृथ्वी से बांधे रखता है, हमें नहीं, गैस है, सब कुछ इसने मेंटेन कर रखा है। दूसरा आता है हमारे पास पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति, यानी जो चंद्रमा हमारी पृथ्वी के चारों ओर गति कर रहा है, वो कैसे कर रहा है, चंद्रमा अपने आकर्षण बल से अपनी ओर खींचता है, पृथ्वी अपने इस गुरुत्वाकर्षण बल के कारण अपनी ओर खींचती है। दोनों उस कक्षा में स्थित हैं जहां दोनों का बल बराबर हो गया। अब ना तो वो इधर खींच पा रहा और ना ही वो उससे दूर जा पा रहा, इसलिए इसी की वजह है कि चंद्रमा अपनी कक्षा में स्थिर है और उसी स्थिर कक्षा में ही चारों ओर घूम रहा है। तो ये भी हमें गुरुत्वाकर्षण बल के कारण हो रही है। तीसरा होता है इसके लिए सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति। सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति, यानी इसी बल के कारण जो गुरुत्वाकर्षण बल मिल रहा है हमें, यानी सूर्य अपनी ओर खींचता है, ग्रह अपनी ओर खींचते हैं, और इसके कारण क्या है, वो एक निश्चित कक्षा में स्थिर है और इसी की वजह कि वे चारों ओर इसके गति करते रहते हैं, अन्यथा अपनी कक्षा छोड़कर दूर चले जाते। अगर ये गुरुत्वाकर्षण बल ना लगता उनके बीच में तो वो सभी अपनी अपनी कक्षा छोड़ देते और फिर कोई कहीं होता, कोई कहीं होता। इसलिए उन्हें अपनी कक्षा में रखने के लिए जो एक मेंटेन करने वाला बल है वो है हमारा गुरुत्वाकर्षण बल। इसके बाद आता है चंद्रमा और सूर्य के कारण ज्वार भाटा, यानी जो हमारा ज्वार भाटा आता है
आपने पढ़ा है, सामाजिक में सुना होगा ज्वार भाटा का नाम। यानी समुद्र में एक बार दिन में पानी ऊपर चढ़ता है और फिर नीचे उतरता है। इस पानी के उतार और चढ़ाव को क्रमशः ज्वार और भाटा कहते हैं हम। ये भी चंद्रमा और सूर्य की जो गति है इसके कारण ही संभव है। जो इनके बीच में गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, जैसे ही चंद्रमा के बीच में पृथ्वी से गुजरता है होकर, कभी गुरुत्वाकर्षण बल का मान बहुत अधिक हो जाता है और कभी कम हो जाता है। तब उनके कारण ही समुद्र में पानी एक बार ऊपर चढ़ जाता है और एक बार नीचे उतर जाता है। इसके बाद आता है हमारा मुक्त पतन। मुक्त पतन, जैसे आप जानते हैं मुक्त माने होता है फ्री और पतन माने किसी का गिरना। यानी किसी को स्वतंत्र रूप से गिरने के लिए छोड़ दिया जाए तो जो उसका पतन होता है, यानी उसका गिरना है, वो मुक्त पतन कहलाता है। जैसे आपने देखा है कि अगर लिफ्ट की बात करें, अगर लिफ्ट से का तार टूट जाए अचानक, जब लिफ्ट ऊपर है और आप उसमें बैठे, तार टूट जाए तो वो अपने आप नीचे गिरना शुरू कर देगी। यानी कोई बल तो नहीं लगाया किसी ने गिरने के लिए। सिर्फ क्यों होता है ये मुक्त पतन? पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। इसलिए जब कोई पिंड बिना किसी बल लगाए स्वतंत्र रूप से हम छोड़ दें और वो नीचे की ओर गिरे तो उसका पतन मुक्त पतन कहलाता है, यानी किसी बिना किसी बल के। इसके बाद आता है इसमें गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण, इसे बेटा हम स्मॉल जी से शो करते हैं। वैल्यू इसकी 9.8 होती है। यूनिट इसका मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है क्या गुरुत्वीय त्वरण? जब कोई पिंड नीचे की ओर पृथ्वी की तरफ गिरता है तो धीरे धीरे उसके वेग में वृद्धि होती जाती है, जबकि हम करते नहीं है। क्यों होती है वृद्धि? क्योंकि पृथ्वी उसे अपनी ओर आकर्षित कर रही है, खींच रही है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। तब पृथ्वी की ओर जो पिंड गिरता है उसके वेग में होने वाला परिवर्तन, भाई समय के साथ वेग में परिवर्तन हो रहा है, धीरे धीरे समय भी हो रहा है। उसका वेग पहले शून्य था, जब गिरना शुरू किया फिर धीरे धीरे बढ़ा और बढ़ा। तो इस प्रकार एकांक समय में इसके जो वेग में परिवर्तन हो रहा है पृथ्वी के कारण, जो उसके कारण त्वरण उत्पन्न हुआ। जब त्वरण हुआ, और वही त्वरण क्या है? इसका गुरुत्वीय त्वरण कहलाता है। इसके बाद आती है हमारे गुरुत्वीय त्वरण के बाद हम बात करें तो जी का मान निकाल सकते हैं। अब बेटा हम इसके बाद देखते हैं, हम जी के मान को परिकलित भी कर सकते हैं उसके लिए फार्मूला से। लेकिन अब इससे पहले देखते हैं हम द्रव्यमान। क्या देखते हैं हम? द्रव्यमान। द्रव्यमान है क्या? किसी पिंड का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप है। जड़त्व क्या होता है? उसकी स्टेबिलिटी, यानी जो जड़त्व की माप है वही क्या कहलाता है? उसका द्रव्यमान कहलाता है। दूसरा आता है हमारे पास यहीं पे भार। भार क्या है? भार को हम लिखते हैं बेटा, शो करते हैं हम W से, और W बराबर होता है हमारा m/g। इन द्रव्यमान और गुरुत्वीय त्वरण, और गुरुत्वीय त्वरण कब लगेगा? जब पृथ्वी अपनी ओर किसी को खींच रही हो। यानी पृथ्वी की ओर जब कोई पिंड गिरता है और उसका जो द्रव्यमान की अगर उसके त्वरण से हम कैलकुलेट करें, तब जो बनता है हमारा कहलाता है वेट। यानी वेट का मतलब क्या है? कि पृथ्वी द्वारा आरोपित एक बल। द्रव्यमान क्या है? भाई जड़त्व की माप थी, लेकिन भार क्या हो गया? एक बल हो गया। और ये बल कौन सा है? ये वो बल है जो पृथ्वी किसी पिंड पर आरोपित करती है। इसके बाद आता है हमारा प्रणोद। प्रणोद, प्रणोद क्या है? अगर किसी एक विशेष दिशा में हम बल लगाएं, यानी कोई दिशा निश्चित होनी चाहिए, किसी एक विशेष या निश्चित दिशा में बल लगाएं तो वो कहलाता है हमारा प्रणोद। इसके बाद आता है हमारा दाब। प्रणोद के बाद आता है हमारा दाब। आप सबने पढ़ा है कि दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। दाब को हम लिखते हैं किससे? P से शो करते हैं। P बराबर होता है F/A। यहां से हम कह सकते हैं दाब की परिभाषा क्या? अगर क्षेत्रफल एकांक हो हमारा, यानी 1 मीटर अगर हम क्षेत्रफल ले लें, तब उस पर जो लगने वाला बल है वो क्या कहलाएगा? दाब। क्या बोलेंगे इसे? तो किसी पिंड के एकांक क्षेत्रफल पर कार्य करने वाला बल। एकांक क्योंकि हमने क्षेत्रफल को 1 मान लिया है,
एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल दाब कहलाता है। और दाब बराबर क्या हो गया, बल बटे क्षेत्रफल। यूनिट हो गया इसका न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। जो बल का मात्रक न्यूटन और क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर। तो ये आज की वीडियो में बच्चों सिर्फ यहीं तक। इससे आगे का लेकर हम अगली वीडियो में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।